अब देख लेते हैं हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखते हैं हम ऊर्जा क्षेत्र में रूस के साथ सहयोग की अपार संभावनाएं, मोदी जी। तो अहम संदेश रूस के व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन में ऑनलाइन बोले पीएम। तो कहा, भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी मजबूत करने का इच्छुक। तो रूस से तेल और गैस खरीद रहे भारत की नीतियों का विरोध करने वाले पश्चिमी देशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अहम संदेश दिया है। सुदूर पूर्व रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच 2022 को ऑनलाइन संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा कि भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपने भागीदारी मजबूत करने का इच्छुक है। रूस के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावना है। रूस ने से कहीं न कहीं जो भारत है, कोकिंग कोल, लोहे और इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक इनपुट की ज्यादा आपूर्ति करने का प्रस्ताव रखा है। रूस कोकिंग कोल की आपूर्ति के माध्यम से भारत के इस्पात उद्योग में महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ा है। एक दिन पहले पुतिन ने भारत के साथ करीबी संबंधों का बताया महत्वपूर्ण। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में कहीं न कहीं अगले आयोजित होने वाली संघाई सहयोग संगठन के कहीं न कहीं जो बैठक में मोदी और पुतिन की कहीं न कहीं जो बायलैटरल मीटिंग्स होगी। यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ा असर, विकासशील देश खाद्यान्न और उर्वरक ईंधन की कमी महसूस कर रहे, तो इन विषयों पर लेकर भी कहीं न कहीं जो ये मंच था, इस पर बातचीत हुई है। अभी हम कहीं न कहीं जो आर्कटिक पर बात की गई भारत ने, उसके मैप को देखते हैं। तो ये आर्कटिक ओशन, ये आर्कटिक सर्कल हो गया, जिसमें कहीं न कहीं जो रशिया, इधर नॉर्वे, यूरोपियन कंट्रीज के कुछ देश, इधर बेफिन आइलैंड्स, इधर कनाडा, तो कहीं न कहीं ये एक तरह से आर्कटिक सर्कल के अंदर आ रहे हैं। ये बीचों बीच में एक तरह से नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ कहीं न कहीं जो बर्फ जमी हुई है, ये इधर आर्कटिक ओशन, इधर पैसिफिक ओशन। ये इसमें दिखाया हुआ कि ये यूरोप की कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये ट्रे लाइन्स कहीं न कहीं रशिया, इधर यूएसए, कनाडा में गुजर रही हैं।
ये ट्री लाइन दिखाई हुई है जिसे हरे कलर से, ये अमेरिका का कहीं ना कहीं जो यूएसए प्रांत, इधर ग्रीनलैंड, और ये कहीं ना कहीं सब एक तरह से आर्कटिक सर्कल से अपनी सीमा छू रहे हैं। इधर अटलांटिक ओशन हो गया, इधर स्पेसिफिक ओशन हो गया है। अब इसका हम एक बार गूगल मैप में देखते हैं। अब चलते हैं हम आर्कटिक महासागर पर। तो ये आर्कटिक महासागर हो गया, इधर से ब्यूपोर्ट सागर, इधर से कहीं ना कहीं जो पूर्वी साइबेरिया सागर, इधर लोप्टेव सागर, ये कारा सागर, ये बेरिंग सागर, ये कहीं ना ग्रीनलैंड्स, ये बफिन की खाड़ी, ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स, ये अमेरिका का अलास्का प्रांत। तो ये सब कहीं ना कहीं एक तरह से आर्कटिक सर्कल के अंदर अवस्थित हो गए हैं। और यहाँ पर ये सफेद सफेद एक तरह से बर्फ दिखाई हुई है। यहाँ साल भर बर्फ पड़ी जमी रहती है। ये रूस का व्लादिवोस्टोक, जहाँ कहीं ना कहीं अभी पूर्वी आर्थिक जो मंच था, कहीं ना कहीं उसको ऑनलाइन संबोधित करते हुए मोदी जी ने अपनी बात कही। अब बढ़ते हम आगे। भारत का आग्रह, निगरानी रडार स्थापना के समझौते पर अमल करे बांग्लादेश। तो कहीं ना कहीं 2019 में हसीना की भारत यात्रा के दौरान किए गए थे इस पर हस्ताक्षर। भारत ने इसी साल मालदीव को सौंपी इसी तरह की तटीय रडार प्रणाली। तो कहीं ना कहीं जो पीएम बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना की 4 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों पर जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि भारतीय पक्ष ने अधिक समुद्री सुरक्षा के लिए तटीय रडार प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए 2019 के एमओयू को जल्द से जल्द लागू करने का अपने अनुरोध को दोहराया है। बांग्लादेश के तटीय निगरानी रडार प्रणाली स्थापित करने के लिए एमओयू पर 2019 में हसीना की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। इस साल की शुरुआत में भारत ने मालदीव को भी इसी तरह की तटीय रडार निगरानी प्रणाली सौंपी थी। संयुक्त बयान के मुताबिक, यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की जो संयुक्त बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश ने भारत से चावल, गेहूं, चीनी, प्याज, अदरक और लहसुन जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं की अनुमानित आपूर्ति के लिए भारतीय पक्ष से अनुरोध किया है। मौजूदा आपूर्ति की स्थिति के आधार पर बांग्लादेश के अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार करेगा कौन? भारत। भारत बांग्लादेश सीमा के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर दोनों देश नेताओं ने अधिकारियों को जीरो लाइन के 150 गज के अंदर सभी लंबित विकास कार्यों को पूरा करने के लिए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यों में कहीं ना जो त्रिपुरा सेक्टर से बाढ़ लगाने का काम शुरू किया जाना शामिल है। दोनों पक्षों ने हथियारों, नशीले पदार्थों और जाली नोटों की तस्करी के विरुद्ध और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए दोनों देशों की सीमा सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना की है। दोनों नेताओं ने ताशकंद के सभी रूपों को खत्म करने और हिंसक कट्टरतावाद व चरमपंथ के प्रसार को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सहयोग को मजबूत करने का फैसला लिया है। अब यहाँ पर जो एमओयू का जिक्र हुआ है, आप देख लेते कि एमओयू क्या होता है। एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझौता ज्ञापन। तो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच हुए समझौते का दस्तावेज समझौता ज्ञापन या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहलाता है। समझौते ज्ञापन में एक साझा कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ साथ काम करने के निश्चय की बात लिखी गई होती है। ये एक विधिक पत्र है। इसका महत्व उस स्थिति में होता है जब कोई पक्ष किए वचनों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा हो तो दूसरा पक्ष न्यायालय में जा सकता है। अब इसके फॉर्मेट को देखते हैं हम एक बार। तो ये एक तरह से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखाया गया है बिटवीन एक कोई यूनिवर्सिटी दे रखी है यहाँ पर स्वीडन की, और जिस दूसरी यूनिवर्सिटी की जिसके साथ एमओयू हुआ है, दोनों का नाम यहाँ पर लिखा होता है। उनका पर्पस क्या है, इसके फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन क्या है, फिर स्पेसिफिक कोऑपरेशन के प्रोजेक्ट्स क्या है। तो इस तरह से इसका फॉर्मेट्स होता है एमओयू का। अब बढ़ते हैं हम आगे। जहाँ जीरो लाइन की बात की है तो देख लेते हैं कि बॉर्डर पर जीरो लाइन, तो दुनिया के में हर एक देश अपने देश की सीमा
की सुरक्षा करने के लिए एक निश्चित सीमा का निर्धारण करता है और इस नीति को पार करना सीमा में घुसपैठ माना जाता है। इन सीमाओं के तय करने का फायदा यह भी होता है कि देशों को यह बात पता होती है कि उन्हें कहाँ तक अपने राज्य की सीमा का विस्तार करना है। जीरो लाइन बॉर्डर वह होती है जहाँ सीमा समतल होती है और सीमा निर्धारण के बाद तार का जो बड़ा जो बाढ़ है वो बना दी जाती है। तो इस तरह से जो जीरो लाइन बॉर्डर को कहते हैं। अब देख लेते हैं हम त्रिपुरा का मैप एक बार। ये भारत का जो राज्य त्रिपुरा, तो कहीं ना कहीं तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यही जीरो लाइन की जो बात है वो यहाँ पर की गई कि यहाँ का जो विकास कार्य, जो बाढ़ लगाने कार्य उसको किया जा सके। तो पूरी तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ एक तरह से। इसकी राजधानी त्रिपुरा हो गई। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखते हैं कि जो पीएम श्री योजना क्या है। तो प्रत्येक ब्लॉक के 2 विद्यालय बनाए जाएंगे पीएम श्री स्कूल। तो स्कूलों को 21वीं सदी की जरूरत के लिहाज से तैयार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत देश के प्रत्येक ब्लॉक के 2 सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में तैयार किया जाएगा। इनमें एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। इन स्कूलों में वे सारी सुविधाएं जुटाई जाएंगी जिनकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिफारिश की गई है। तो पीएम श्री यानी प्राइम मिनिस्टर स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, कहीं ना कहीं इस तरह से स्कूलों को अपग्रेडेशन भी किया जाएगा। तो यह पूरी स्कीम राज्यों के साथ मिलकर संचालित की जाएगी। तो पीएम श्री स्कूल सभी राज्यों में मॉडल स्कूल के रूप में विकसित होंगे। इनमें प्राइमरी स्कूल से लेकर प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा मिलेगी। इसका लाभ 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को मिलेगा। इस स्कीम के दायरे में राज्यों के सरकारी स्कूलों के साथ ही केंद्रीय और नवोदय विद्यालय भी शामिल होंगे। तो 5 साल में मिलेंगे 2 करोड़। तो कहीं ना कहीं जो पीएम श्री स्कूल स्कीम के तहत सिर्फ उन्हीं सरकारी स्कूलों का चयन होगा जो मानकों पर खरे उतरेंगे। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने करीब 60 मानक तैयार किए हैं। इन मानकों में स्कूल भवन, पर्यावरण, पर्याप्त कक्षाएं, पुस्तकालय, पानी, बिजली, शौचालय की व्यवस्था, खेल का मैदान, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या, छात्रों की संख्या, इंटरनेट की उपलब्धता जैसे मानक शामिल है। अब बच्चों का प्रदर्शन किया जाएगा ट्रैक। तो प्रधान ने कहा कि पीएम श्री स्कूल 21वीं सदी की जरूरत के लिहाज से तैयार होंगे। इनका विकास ग्रीन स्कूल के रूप में होगा। ये डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लैब्स, 3D लैब्स, डिजिटल लर्निंग टूल्स, वोकेशनल एजुकेशन, उद्यमशीलता से लेस होंगे। इन स्कूलों से ही प्रयोग के रूप में महीने में 10 दिन बैकलैश पढ़ाई की शुरुआत होगी। भाषा आधारित शिक्षा भी दी जाएगी। इन स्कूलों में वे सभी सुविधाएं जुटाई जाएगी जो विद्यार्थी को एक ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए जरूरी होगी। इन स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन को भी ट्रैक किया जाएगा। तो इस तरह से ये पीएम श्री योजना थी। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। तो कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है आंतरिक चुनौतियां। तो ये कहीं ना कहीं भारत का मैप दिखाया है जम्मू कश्मीर वाला। तो इसमें ये कहीं ना कहीं एलओसी दिखाई हुई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये बालाकोट, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र हो गया और ये हमारे पीए हुए तो कुछ गुलाम कश्मीर, और ये भारत, और ये श्रीनगर। तो कहीं ना कहीं सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ के लिए सितंबर अक्टूबर का महीना एक तरह से संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस महीने में जो सर्दी का सीजन शुरू हो जाता है। तो उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवान न सिर्फ दुश्मन से बल्कि 24 घंटे प्रतिकूल मौसमी व भौगोलिक परिस्थितियों से भी लड़ते हैं। उबड़ खाबड़ रास्ते, कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं घने जंगल, कहीं गहरी खाई, वहीं 20 फीट बर्फ के बीच 4 माह के लिए जमीनी संपर्क भी नहीं रहता। सर्दी यानी सर्दी शुरू होने से पहले इसी दुर्गम इलाके में आतंकी की घुसपैठ शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे इलाके दिखाए हुए कि कहीं ना कहीं जो बालाकोट, चेलाबांडी, शावनाला में कुछ ऐसे आतंकियों ने कुछ नए ट्रेनिंग कैंप खोले और इन्हीं कैंपों से आतंकियों का लॉन्चिंग पैड लाया जा रहा है। अब ये है चुनौतियां। तो कहीं ना कहीं जो नए लॉन्चिंग पैड है जो नियंत्रण रेखा के बिल्कुल पास बनाए जा रहे हैं, 4 से 5। अब ये जैसे यहाँ पर बालाकोट दिखाए होते, ये एलओसी से कितना दूर है, ज्यादा दूर पर अवस्थित नहीं है। 4 से 5 किलोमीटर दूर बनाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की सीमा से। 150 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं वर्तमान में नियंत्रण रेखा के पास करीब। और हिमपात में सड़क बंकर भी नजर नहीं आते। कोई नहीं, सर्दी के लिए
तो हम पहले से ही जरूरत का पर्याप्त राशन, ईंधन, हथियार व अन्य सामान जमा कर लेते हैं, ऐसे सैन्य अधिकारी का कहना है। सर्दी में सिर्फ हेलीकॉप्टर ही आपात परिस्थितियों में मदद व अन्य सामान लेकर आता है। हिमपात के समय कई बार सड़क, बंकर भी नजर नहीं आते, वहां बर्फ में दब जाते हैं। नवंबर से मार्च तक मौसम काफी कठिन होता है, तो मौसम काफी कठिन होता है। इन दिनों उच्च पर्वतीय इलाकों में भारी मात्रा में बर्फ जमा होती है। घुसपैठ के रास्ते भी बंद हो जाते हैं, लेकिन आतंकी फिर भी घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। 743 किलोमीटर एलओसी में, 350 कश्मीर में। तो नियंत्रण रेखा की कुल लंबाई 743 किलोमीटर, इसमें से 350 किलोमीटर सिर्फ कश्मीर में है। तो गुलाम कश्मीर से करते हैं घुसपैठ। तो कहीं ना कहीं जो गुलाम कश्मीर से पाकिस्तानी सेना की मदद से कहीं ना कहीं जो आतंकी है वो परंपरागत रूप से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सेना ने इसके लिए क्या तंत्र विकसित किया इनसे निपटने के लिए? तो सेना का बहुचक्री घुसपैठ रोधी तंत्र है। तो सैन्य अधिकारी ने बताया कि एलओसी पर घुसपैठ रोधी तंत्र को पूरी तरह से मजबूत बनाया गया है। इसकी लगातार समीक्षा होती है। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम पूरी तरह प्रभावकारी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है। घुसपैठी रोधी तंत्र बहुचक्रीय है। इसमें मानव, मशीन और निगरानी सब शामिल है। ग्राउंड सेंसर, नाइट विजन डिवाइस, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन को भी एकीकृत किया गया है। जवान हर पल अलर्ट पर हैं। नशीले पदार्थ और हथियारों की तस्करी के खिलाफ भी सेना पूरी तरह से सतर्क है। तो अब हम इसका एक बार गूगल अर्थ को देखते हैं कि किस तरह के वहाँ के इलाके हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत। तो अब चलते हैं हम एलओसी के पास। तो ये एलओसी के क्षेत्र दिखाए हुए हैं यहाँ, पूरी तरह से एक तरह से पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। और कहीं ना कहीं दर्रों के थ्रू, छोटी छोटी पहाड़ियों के थ्रू कहीं ना कहीं जो आतंकवादी है वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। ये पूरी तरह से यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। तो सर्दी में और भी जो मौसम है वो प्रतिकूल हो जाता है, जिससे जवानों को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी कहीं ना कहीं पैदा हो जाती हैं। ये धर्मशाला, ये डलहौजी, ये कांगड़ा, ये पालमपुर, कुल्लू, ये मनाली, ये पीन वैली नेशनल पार्क, ये हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में वाले क्षेत्र में। ये हेमिस नेशनल पार्क को दिखा रहा है। हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क कहाँ? लद्दाख वाले क्षेत्र में। ग्लोबली फेमस है ये। किसके लिए? लेपर्ड्स के लिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। भारत को सेमीकंडक्टर तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत। तो दिग्गज कारोबारी और अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर तकनीक और उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। बुधवार को आयोजित यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल समिट को संबोधित करते हुए अदानी जी ने कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में अमेरिका की मदद काफी महत्वपूर्ण होगी। सेमीकंडक्टर की वैश्विक कमी से उद्योगों को नुकसान हो रहा है। सरकार सेमीकंडक्टर का घरेलू उत्पादन शुरू करना चाहती है ताकि भविष्य के में देश इसके निर्यात करने की स्थिति में आ सके। अदानी ने कहा कि भारत अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर नहीं रह सकता। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश लक्ष्य के तहत अदानी समूह 3 गीगा फैक्ट्री की स्थापना करेगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा, इसके महत्व भी है क्योंकि सेमीकंडक्टर आज हर चीज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इस्तेमाल किया जाता है और हम इसके लिए कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर निर्भर है, तो जिससे कहीं ना कहीं हमारे उद्योग और विकास प्रभावित हो रहा है। अब बढ़ते हैं हम आगे। भारत को
काटसा प्रतिबंधों से छूट के लिए अमेरिका संसद में विधेयक पेश। तो कहीं कि जो भारतवंशी अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने भारत को काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट काटसा प्रतिबंधों से छूट दिलाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया है और इसमें कहा गया है कि चीन व रूस की बढ़ती नजदीकी व आक्रामकता को रोकने के लिए भारत को काटसा से छूट देना अमेरिका के हित में है। तो विधेयक के अनुसार भारत को रूस निर्मित हथियार प्रणालियों की जरूरत है। चीन व रूस के बीच बढ़ती नजदीकी और आक्रामकता को रोकने के उद्देश्य से भारत को काटसा के छूट देना अमेरिका के हित में है। इसके भारत व अमेरिका की रक्षा साझेदारी और बेहतर होगी। अब देखते हैं कि क्या है काटसा। तो काटसा कड़ा अमेरिकी कानून है जो प्रशासन को रूस से प्रमुख रक्षा उपकरण व साजो सामान खरीदने वाले देश पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। वर्ष 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे व वर्ष 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित हस्तक्षेप की जवाबी कार्रवाई के तहत अमेरिका ने वर्ष 2017 में यह कानून पारित किया था। भारत ने अक्टूबर 2018 में तत्कालीन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की चेतावनी के बावजूद S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की 5 यूनिट खरीदने के लिए रूस के साथ $5 अरब पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो उसी को देखते हुए कहीं न कहीं जो काटसा प्रतिबंधों से भारत को छूट देने की बात कही गई है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देख लेते हैं हम अन्य खबर को। तो वैश्विक स्तर पर कॉपीराइट के लिए जेनेवा में हुआ था समझौता। तो जेनेवा यह स्विट्जरलैंड में भारत समेत 35 देशों ने 1952 में आज ही यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें लेखकों के हित सुरक्षित करने के उद्देश्य से लेखक के जीवन काल और उसके 25 साल बाद तक कॉपीराइट का प्रावधान किया गया था ताकि उसने जो अपनी कलाकारी की है उसको सुरक्षित रखा जा सके। चीनी घुसपैठ ने रखी थी 1962 में युद्ध की नहीं। तो कहीं कि भारत और चीन युद्ध हुआ था 1962 में। तो आज ही मैकमोहन रेखा को पार कर भारत की पूर्वी सीमा में घुसपैठ की थी और 21 नवंबर को कहीं कि युद्ध समाप्त हुआ था। 20 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हुआ था। तो इस तरह से हमको इसको देखना है ताकि एक तरह से एक रिवीजन भी हो जाए इन चीजों का। तो हमारा विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।